इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए आपके अपने श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जानते हैं एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मर की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल किस तरह से बनाया जाता है और वोल्टेज रेगुलेशन की कैलकुलेशन के लिए एक ट्रांसफॉर्मर को सिंपल आरएल सीरीज सर्किट जैसा कैसे माना जा सकता है। समझते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। शुरू करते हैं। हमारे विषय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो फिजिकल डिवाइसेज होते हैं, जैसे ये एक ट्रांसफॉर्मर है या डीसी मशीन्स, चाहे जनरेटर हो या मोटर हो, इंडक्शन मोटर हो, सिंक्रोनस अल्टरनेटर हो, या हमारे पावर सिस्टम के ट्रांसमिशन लाइंस और दूसरे कंपोनेंट्स हो या उनका कॉम्बिनेशन हो, इनको हम एक अप्रोप्रिएट इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस तरह के सर्किट रिप्रेजेंटेशन पे हम जो सर्किट थ्योरी के टूल्स और टेक्निक्स होती हैं, जो नियम कायदे कानून हैं, उनको इस्तेमाल करके हम किसी भी डिवाइस या सिस्टम की परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जो हमारा फिजिकल ट्रांसफॉर्मर है वो मूलतः वाइंडिंग कंडक्टर मटेरियल की बनी हुई है, जिन्हें हम आयरन कोर के ऊपर वाउंड करते हैं। उस फिजिकल डिवाइस को हम एक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब एक ट्रांसफॉर्मर को किसी बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स पर स्टडी किया जाता है तो यहाँ शंट कैपेसिटर को भी कंसिडरेशन में रखा जाता है, लेकिन पावर फ्रीक्वेंसीज पे हमारा ट्रांसफॉर्मर आरएल प्रकार के सीरीज और शंट कॉम्बिनेशंस का एक परिपथ प्रारूप बन जाता है। यहाँ नीले फ्रेम में दो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड लेकिन मैग्नेटिकली कपल्ड वाइंडिंग का ये जो कॉम्बिनेशन है वो एक आदर्श आइडियल ट्रांसफॉर्मर का सर्किट रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें एक उबेनिस्ट टाइम वेराइंग फ्लक्स प्रति फेरा प्राइमरी और सेकेंडरी में जब सेम वोल्टेज पैदा करता है तो फेरा अनुपात के अनुसार एक तरफ की वोल्टेज का लेवल दूसरी तरफ बदल जाता है। और वोल्टेज का लेवल बदलते समय एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर में शक्तियों का स्तर नहीं बदलता है तो धारा का भी स्तर में परिवर्तन हो जाता है। अगर प्राइमरी से सेकेंडरी में दुगने फेरे हैं तो वोल्टेज दुगनी हुई है लेकिन धारा का मान आधा हो जाएगा। और ट्रांसफॉर्मर इस तरह से जब विभव और धारा के स्तर को बदलता है तो एक तरफ जो भार प्रतिबाधा लगाई हुई है वो दूसरी तरफ देखने पर फेरों के वर्ग अनुपात से गुणा होके अपना लेवल बदल लेती है। ऐसे आदर्श ट्रांसफॉर्मर में अगर सेकेंडरी में कोई करंट नहीं है तो प्राइमरी भी कोई करंट नहीं लेगी, लेकिन अगर किसी भार को जोड़ने पे द्वितीय कुंडली में कोई धारा प्रवाह होता है तो द्वितीय कुंडली की धारा वाइंडिंग के फेरों में जो चुंबकीय वाहक बल बनाती है उतना ही चुंबकीय वाहक बल एक प्रतिक्रिया में स्वचालित तात्कालीन क्रिया से प्राइमरी एक्स्ट्रा करंट I2 डैश, जिसे हम सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी कहते हैं, वो प्राइमरी के फेरों में सेकेंडरी के फेरों में बने हुए चुंबकीय वाहक बल के बराबर चुंबकीय वाहक बल बन जाता है। और हम पाते हैं कि अगर N1 और N2 का अनुपात फेरा अनुपात A है तो फेरा अनुपात के व्युत्क्रम अनुपात में द्वितीयक की धारा प्राइमरी में रूपांतरित हो गई है। इस आदर्श ट्रांसफॉर्मर में दोनों तरफ के विभव का अनुपात फेरा अनुपात के अनुसार है और धारा का अनुपात फेरा अनुपात के व्युत्क्रम अनुपात में प्राप्त हो रहा है। एक आदर्श आइडियल ट्रांसफॉर्मर की कोर में किसी भी प्रकार के लॉसेज नहीं माने गए थे और इसकी पारगम्यता को भी अनंत लिया गया था, लेकिन एक व्यवहारिक ट्रांसफॉर्मर के चुंबकीय व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए दोनों प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों के लिए यह व्यवहार प्राथमिक कुंडली के समांतर में एक कोर लॉस रेजिस्टेंस और एक मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस चुंबकन प्रतिघात के समांतर क्रम से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। और एक व्यवहारिक ट्रांसफॉर्मर में जब सेकेंडरी ओपन है तो जो प्राइमरी से नो लोड करंट लिया जाता है उस नो लोड करंट का एक घटक प्राथमिक कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल की समान कला में होता है और उसे हम वर्किंग करंट या कोर लॉस करंट कहते हैं। और एक रेजिस्टेंस शाखा में विभव और धारा परस्पर समान कला में होती हैं। तो ये जो कोर लॉस रेजिस्टेंस है वो ट्रांसफॉर्मर की चुंबकीय क्रोड में जो क्षतियां हो रही है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। इस रेजिस्टेंस का मान प्रेरित विद्युत वाहक बल और इन फेज करंट जो कोर लॉस करंट है उसके अनुपात से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस ओमिक रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट का जो गुणा है वो कोर लॉस को, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे हम I2R कोर लॉस करंट का स्क्वायर और कोर लॉस रेजिस्टेंस के गुणा से भी व्यक्त कर सकते हैं। वहीं नो लोड करंट का एक घटक
प्रेरित विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री लैगिंग क्वाड्रेचर कंडीशन पे होता है, उसे हम मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं और ये कोर में वर्किंग फ्लक्स बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रदर्शित करता है। इस धारा प्रवाह को हमने एक प्रतिघाती अवयव की धारा से प्रदर्शित कर दिया है, क्योंकि एक प्रतिघात में धारा विभव से 90 डिग्री पीछे होती है। तो ये जो चुंबकन प्रतिघात है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है, इसका मान प्रेरित विद्युत वाहक बल और चुंबकन धारा के अनुपात से ओमिक मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ चुंबकन धारा नो लोड करंट का अगर ईएमएफ के साथ कलांतर कोण फाई नोट है तो उसका साइन फाई नोट रूप है, और एक ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट और इन फेज आई नोट कॉस फाई नोट जो कोर लॉस करंट है, उन दोनों का सदिश जोड़ नो लोड करंट हो जाता है। एक ट्रांसफार्मर में जो द्वितीयक परिपथ में कोई भार प्रतिबाधा जोड़ी जाती है और भार धारा प्रवाहित होती है, तो एक तात्कालीन प्रतिक्रिया से चुंबकीय वाहक बल संतुलन के लिए प्राथमिक कुंडली एक अतिरिक्त धारा ले लेती है और नो लोड करंट और इस सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी का जोड़ प्राथमिक की धारा हो जाती है। और जब पर्याप्त मान की धारा द्वितीयक कुंडली और प्राथमिक कुंडली के परिपथ में प्रवाहित होती है तो कुंडलियों के प्रतिरोध के असर से विभवपात और शक्तिपात होती हैं। वहीं क्षरण फ्लक्स के कारण एक विभवपात को क्षरण प्रतिघात से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राथमिक कुंडली में प्रतिरोध और क्षरण फ्लक्स के प्रभाव को प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध और प्राथमिक कुंडली के क्षरण प्रतिघात से एक श्रेणी अवयव के रूप में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसी तरह से द्वितीय कुंडली में कुंडली का प्रतिरोध R2 और कुंडली में क्षरण फ्लक्स की विभवपात को क्षरण प्रतिघात XL2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो वाइंडिंग के श्रेणी अवयव के रूप में सर्किट मॉडल में प्रदर्शित किए गए हैं। एक ट्रांसफार्मर में दो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट सर्किट्स में अलग अलग धाराओं के, विभव के और प्रतिबाधाओं के मान हो सकते हैं, और ये एक सहूलियत होगी अगर हम किसी एक तरफ की धारा, विभव या प्रतिबाधा को दूसरी तरफ ले जाकर सबको एक ही तरफ, चाहे उन्हें प्राइमरी साइड या चाहे उन्हें सेकेंडरी साइड में रिप्रेजेंट करें। और जब हम द्वितीयक कुंडली के परिपथ में वाइंडिंग के प्रतिरोध, क्षरण फ्लक्स के प्रतिघात, भार प्रतिबाधा या सिरों का विभव या धारा को प्राथमिक की कुंडली की तरफ रूपांतरित कर देते हैं और इस तरह का परिपथ प्रारूप जैसा पीली हाईलाइट में दिखाया जा रहा है वो प्राप्त कर लेते हैं, तो विद्युत रूप से विलगित दो अलग अलग परिपथों के बजाय हमें एक ही परिपथ में अध्ययन करना आसान हो जाएगा और हम अब एक ही परिपथ में परिपथ गणनाएं करके ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में वाइंडिंग के प्रतिरोध, क्षरण फ्लक्स के प्रभाव, क्षरण प्रतिघात, भार प्रतिबाधा या द्वितीय के सिरों के विभव या द्वितीय कुंडली के फेरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम रूपांतरित करके प्राइमरी की साइड में रख सकते हैं और इन रूपांतरित अंशों को इस तरह के प्राइम नोटेशन के साथ सेकेंडरी रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी, द्वितीय का क्षरण प्रतिघात प्राथमिक की तरफ रूपांतरण के बाद या द्वितीय की सिरों का विभव प्राथमिक में रूपांतरण के बाद V2 डैश के रूप में व्यक्त करते हैं। और ऐसा व्यक्त करने के लिए हम कल्पना करते हैं कि द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के बराबर हो गई है और अब ये द्वितीय कुंडली पहले के भांति ही केवीए पावर, कॉपर लॉसेस और वोल्टेज ड्रॉप को बना रही है और सिरों के पैरामीटर कैलकुलेशंस अप्रभावित रहते हैं। एक बार जब हम द्वितीय कुंडली को काल्पनिक रूप से प्राथमिक के फेरों के बराबर स्तर पे रूपांतरण की गणनाएं प्राप्त कर लेते हैं तो इस आइसोलेशन को मिटाया जा सकता है। यदि एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात, फेरा अनुपात को A ले लिया जावे तो हम द्वितीय कुंडली के प्रतिरोध, क्षरण प्रतिघात, भार प्रतिबाधा, सिरों का विभव या प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्राथमिक की तरफ रेफर करते समय इस तरह की प्राइम नोटेशंस यूज कर सकते हैं और ये रेफर्ड क्वांटिटी फेरा अनुपात के अनुसार कैलकुलेट हो सकती है। अगर द्वितीय कुंडली को N2 फेरों की बजाय N1 फेरों की कुंडली काल्पनिक रूप से अगर हम मान लेते हैं तो ऐसी स्थिति में द्वितीय कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल फेरा अनुपात गुना हो जाएगा और उसे हम E2 डैश सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ रेफर टू प्राइमरी कहेंगे और ये मान दोनों तरफ ट्रांसफार्मर में फेरे बराबर हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो प्राथमिक में E1 है वही द्वितीयक में हो जाएगा। तो हमें यहाँ समान विभव की स्थितियां प्राप्त हो जाएगी बशर्ते कि हम सेकेंडरी प्रेरित विद्युत वाहक बल को फेरा अनुपात से गुणा करके E2 डैश सेकेंडरी ईएमएफ रेफर टू प्राइमरी कर देते हैं। इसी तरह से
सेकेंडरी भार प्रतिबाधा के सिरों पे विभव V2 को फेरा अनुपात से रूपांतरित करने के बाद सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज रेफर टू प्राइमरी हम ज्ञात कर सकते हैं। और अब ये रेफर्ड क्वांटिटी सेम फेरा अनुपात के साथ एक जैसी वोल्टेज कंडीशंस में एक दूसरे के साथ जोड़ने पर ये आइसोलेशन को खत्म किया जा सकता है और रूपांतरित वैल्यूज के साथ सेकेंडरी की EMF E2 डैश प्राथमिक में हो गई है और सेकेंडरी के भार प्रतिबाधा के सिरों का विभव भी रूपांतरित होकर V2 डैश सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज रेफर टू प्राइमरी हो गया है। द्वितीयक कुंडली को N2 फेरों की बजाय N1 फेरों की मान ली जावे तो उसमें धारा जो द्वितीयक भार प्रतिरोध में I2 थी वो भी फेरा अनुपात के व्युत्क्रम रेशो में रूपांतरित होकर I2 डैश सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी हो जाएगी और I2 डैश की वैल्यू सेकेंडरी धारा में फेरा अनुपात का भाग देने से ज्ञात होती है। इसे पुष्टि कर सकते हैं क्योंकि रूपांतरण के बाद शक्ति के जो स्तर हैं वो बदलने नहीं चाहिए। तो पहले जो सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF सेकेंडरी में करंट I2 से जो KVA पावर बना रहा था वही KVA पावर रूपांतरित परिपथ में नई वोल्टेज सेकेंडरी EMF रेफर टू प्राइमरी और सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी के प्रोडक्ट के रूप में होगा और E2 डैश E1 है और E1 और E2 का अनुपात फेरा अनुपात है और गणना हल करने पर सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी सेकेंडरी करंट में फेरा अनुपात N1/N2 का भाग देने से इस पीली हाईलाइट के रिलेशन अनुसार आ गया है। हम इस फॉर्मूले को MMF बैलेंस इक्वेशन से भी चेक कर सकते थे। जो हमारी N2 फेरों में I2 धारा थी वो जो MMF बना रही है वही MMF I2 डैश अब N1 फेरों की कुंडली में बनाएगी और MMF बैलेंस से हमने पाया कि N1 और N2 का अनुपात फेरा अनुपात है तो सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी सेकेंडरी करंट में फेरा अनुपात A का भाग देने से आ गया है। अब अगर हम सेम KVA लेवल को लोड पर देखें तो लोड पे सिरों की वोल्टेज V2 I2 करंट के साथ जो KVA आउटपुट बना रही थी वही रूपांतरण के बाद धारा रूपांतरित I2 डैश है और विभव भार प्रतिरोध की सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज रेफर टू प्राइमरी V2 डैश है उस प्रोडक्ट के बराबर होगी। और क्योंकि I2 डैश और I2 में ये संबंध है उस संबंध का अगर हम इस्तेमाल करें कि सेकेंडरी भार प्रतिबाधा की सिरों की विभव को जब हम प्राथमिक की तरफ रेफर करते हैं तो वो फेरा अनुपात के गुणानुसार A टाइम्स होकर रेफर हो जाती है। जब मैग्नेटिकली आइसोलेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग के N2 फेरों की बजाय उसे काल्पनिक रूप से N1 फेरों की कुंडली बना दिया था तो हमने पाया कि सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF फेरा अनुपात से गुणा होकर रूपांतरित होकर सेकेंडरी EMF रेफर टू प्राइमरी हो गया था और सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी I2 में फेरा अनुपात का भाग देने से आ गया था। तो विभव फेरा अनुपात के अनुसार और धारा फेरा अनुपात के व्युत्क्रम अनुपात अनुसार रेफर हो गई है और हम द्वितीय कुंडली के रेजिस्टेंस R2 और द्वितीय कुंडली में क्षरण फ्लक्स के प्रभाव क्षरण प्रतिघात को भी प्राथमिक की तरफ रेफर करने के बाद R2 डैश सेकेंडरी रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी और X2 डैश द्वितीय का क्षरण प्रतिघात प्राथमिक की तरफ रूपांतरित प्राप्त कर सकते हैं। अगर रूपांतरित प्रतिरोध R2 डैश में रूपांतरित परिपथ धारा I2 डैश के साथ ओमिक कॉपर लॉस I2R पूर्ववत R2 प्रतिरोध में I2 धारा की ओमिक कॉपर लॉस के बराबर हो तो इस गणना से हम पाते हैं कि रेफर्ड रेजिस्टेंस फेरा अनुपात के वर्ग अनुपात से गुणा होके रेफर हो जाता है। तो R2 प्रतिरोध जो द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध है उसे N1/N2 जो फेरा अनुपात A था उसके वर्ग से अगर गुणा कर दें तो वो रेफर होकर प्राथमिक की तरफ प्राप्त हो जाएगा। हम इस रेफर्ड रेजिस्टेंस में अगर परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप को देखें तो सेकेंडरी की करंट के साथ सेकेंडरी रेजिस्टेंस सेकेंडरी EMF की जितनी प्रतिशत विभवपात कर रहा था वही विभवपात रेफर करने के बाद R2 डैश नई करंट I2 डैश पे नई वोल्टेज जो प्राथमिक में इंड्यूस्ड EMF E1 की परसेंटेज देखें और ये अगर दोनों समान है तो हमारे सिरों के बीच में विभव गणनाओं में कोई अंतर नहीं आएगा और ये गणना भी उसी पुरानी फेरा अनुपात के वर्ग अनुपात से प्रतिरोध का दूसरी तरफ रूपांतरण होना सिद्ध करती है। इसी तरह से हम द्वितीय कुंडली के क्षरण प्रतिघात को भी प्राथमिक की तरफ रेफर कर सकते हैं और सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी फेरा अनुपात के वर्ग से क्षरण प्रतिघात जो द्वितीय का था उसे गुणा करने पर प्राप्त हो जाएगा। अगर मान लें कि ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है जिसमें N1 प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या N2 से 2 गुनी है तो जब हम द्वितीयक प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्राथमिक की तरफ रेफर करेंगे तो द्वितीयक EMF रेफर टू प्राइमरी EMF के बराबर 2 गुना हो जाएगा। फेरा अनुपात के अनुसार 2 गुना हो गया है और धारा हाई वोल्टेज ज्यादा फेरों की कुंडली में आधी रह जाएगी और प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात 2 का वर्ग 4 गुना हाई वोल्टेज की साइड
में या ज्यादा फेरों की संख्या वाली कुंडली में रेफर करने के बाद हो जाएंगे। तो विभव फेरानुपात के अनुसार, धारा फेरानुपात के विपरीत और प्रतिरोध और प्रतिघात और प्रतिबाधा फेरानुपात के वर्ग अनुपात में ट्रांसफॉर्म्ड, रेफर या रिफ्लेक्ट किए जा सकते हैं। एक व्यवहारिक ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट कंडीशन में जब सेकेंडरी के सिरे खुले हों, सेकेंडरी में कोई धारा I2 नहीं है, तो I2 डैश भी 0 रखेगी और ऐसी स्थिति में जो प्राथमिक में धारा है वो नो लोड करंट I0 कहलाती है। फुल लोड कंडीशन पे I1 या I2 डैश के मान है, उनकी तुलना में ये जो नो लोड करंट, इस शंट ब्रांच का करंट काफी कम 2 से 5% मात्र है और I2 डैश और I0 का जो फेजर सम I1 है उसके मान को हम I2 डैश के मान के बराबर मान सकते हैं। तो अगर हम इस R1 और XL1 में विभव पात को I1 की बजाय I2 डैश के विभव पात के रूप में गणना करें और इस शंट ब्रांच को यहाँ बीच की स्थिति से स्थानांतरित करके V1 के सिरों पर लेकर आ जाएं और ट्रांसफार्मर के सर्किट मॉडल में कोर में चुंबकन के व्यवहार को प्रदर्शित करने वाली ये शंट ब्रांच अगर बीच से हटाकर यहाँ प्राथमिक कुंडली की सिरों के विभव की स्थिति में ले जाते हैं और R1 और XL1 में I1 की बजाय I2 डैश की धारा के प्रवाह को मान लेते हैं, तो इस विभव पात में बहुत ज्यादा गणनाओं में अंतर नहीं आएगा क्योंकि I0 का मान I1 या I2 डैश की तुलना में काफी कम है और हम I2 डैश को ही I1 मान सकते हैं। अब इस सिंप्लीफिकेशन के बाद प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात द्वितीय कुंडली के रेफर्ड रेजिस्टेंस और क्षरण प्रतिघात के श्रेणी में एक सीधे संबंध में प्राप्त हो गए हैं। ट्रांसफार्मर कोर के चुंबकन व्यवहार को प्रदर्शित करने वाला ये R और X का शंट कॉम्बिनेशन EMF की बीच वाली स्थिति की बजाय सिरों के विभवांतर पे एक किनारे पे ले लिया जाता है। तो प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध और द्वितीय कुंडली के प्रतिरोध रेफर टू प्राइमरी, प्राथमिक कुंडली का क्षरण प्रतिघात और द्वितीय कुंडली में क्षरण फ्लक्स का क्षरण प्रतिघात रेफर टू प्राइमरी एक सरल श्रेणी परिपथ स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। और अगर V1 प्राथमिक के सिरों की विभव और द्वितीय के सिरों का विभव जो रूपांतरित रूप में V2 डैश आया है उसके बीच में केवल विभवपात की गणना करनी है, तो ये श्रेणी ब्रांच तो महत्वपूर्ण है। इस शंट ब्रांच को हम गौण या नेग्लेक्ट कर सकते हैं और शंट ब्रांच को नेग्लेक्ट करने के बाद हमारा ट्रांसफार्मर एक सीरीज RL सर्किट प्राथमिक का रेजिस्टेंस, प्राथमिक का क्षरण प्रतिघात, द्वितीय का रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी, द्वितीय का क्षरण प्रतिघात रेफर टू प्राइमरी रूप धारण कर लेता है। और यहाँ दोनों प्रतिरोधों को हम श्रेणी में जोड़कर एक प्रतिरोध और दोनों क्षरण प्रतिघात को श्रेणी में जोड़ के एक क्षरण प्रतिघात प्राप्त करके इस पूरे परिपथ को एक सिंपल RL सर्किट बना सकते हैं। और वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन के लिए जब सेकेंडरी के रेजिस्टेंस और क्षरण प्रतिघात को प्राथमिक की तरफ फेरों के वर्ग अनुपात से गुणा करके रेफर कर दिया गया है, शंट ब्रांच को हमने विभव गणनाओं में अप्रभावी मान लिया है, तो ये श्रेणी परिपथ में प्राथमिक का प्रतिरोध और द्वितीय का प्रतिरोध रेफर टू प्राइमरी के जोड़ को प्राथमिक की तरफ टोटल रेजिस्टेंस मान सकते हैं। इसी तरह से पूरे ट्रांसफार्मर का प्राथमिक की तरफ रेफर टोटल रिएक्टेंस कुल प्रतिघात X1 प्राथमिक कुंडली का स्वयं का क्षरण फ्लक्स का प्रतिघात और द्वितीय के क्षरण फ्लक्स प्रतिघात को A स्क्वायर से फेरानुपात के वर्ग से गुणा करने के बाद रेफर्ड जो रिएक्टेंस है वो रूप आ जाएगा। और एक सामान्य डिजाइन में ट्रांसफार्मर के R1 और R2 डैश के मान लगभग बराबर होते हैं। इसी तरह से X2 डैश का मान लगभग X1 के बराबर होता है और एक व्यवहारिक डिजाइन में कुल रेफर्ड जो रेजिस्टेंस है उसकी तुलना में कुल रेफर्ड रिएक्टेंस 3 से 8 गुना हो सकता है। हमने समझा कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में जो कोर में लॉसेस और चुंबकन धारा की आवश्यकता थी उसे इस R और X की शंट ब्रांच से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दोनों वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के प्रभाव और क्षरण फ्लक्स के विभवपात को क्षरण प्रतिघात से श्रेणी अवयवों के रूप में हमने इस सर्किट मॉडल में रिप्रेजेंट किया था। और इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड दो वाइंडिंग साइड को एक ही तरफ रिप्रेजेंट करने के लिए, सर्किट एनालिसिस की सहूलियत प्राप्त करने के लिए हमने द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 को काल्पनिक रूप से प्राथमिक के फेरे N1 के बराबर मानते हुए वोल्टेज को E2 से रेफर करके E2 डैश कर दिया, जो कि फेरानुपात के अनुसार E1 हो गई है। इसी तरह से V2 भी AV2 होकर V2 डैश सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज रेफर टू प्राइमरी हो गई थी। और हमने सेकेंडरी के रेजिस्टेंस को और सेकेंडरी के क्षरण प्रतिघात को भी फेरा अनुपात के वर्ग से गुणा करके रेफर करके प्राइमरी की तरफ ले गए थे। और अब टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी और टोटल रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी एक सिंपल RL सर्किट ट्रांसफार्मर का प्राथमिक सिरों से द्वितीयक सिरों के बीच में हमें प्राप्त हो गया है। और हम पाते हैं कि एक सिंप्लीफाइड सर्किट मॉडल में
वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन और एक दो विलगित कुंडलियों के रूप में प्राथमिक में लगाई गई वोल्टेज से सेकेंडरी की टर्मिनल वोल्टेज के बीच की कैलकुलेशन एक समान आती है। यहाँ पीली हाईलाइट में दो विलगित वाइंडिंग के बीच में अगर हम विभवपात गणनाओं को समझें और सेकेंडरी के सिरों के विभव को रेफरेंस फेजर बनाएं, एक इंडक्टिव लोड के लिए धारा I2 विभव से सेकेंडरी इंपीडेंस एंगल θ2 लैग करती हुई प्राप्त हो गई है। फेरा अनुपात के अनुसार I2 का रिफ्लेक्टेड मान I2 डैश प्राप्त किया जा सकता है। I2 से I2 डैश प्राप्त हो गई। I2 डैश के साथ नो लोड करंट को जोड़कर जो चुंबकन धारा और कोर लॉस धारा का जोड़ है उसे जोड़कर हमने प्राथमिक की धारा प्राप्त कर ली। अब V2 में द्वितीय कुंडली के प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात के विभवपात को जोड़ के हमने द्वितीय का EMF प्राप्त कर लिया था। फेरा अनुपात से E2 E1 हो गया है और E1 में प्राथमिक की धारा से जो रेजिस्टेंस में विभवपात और क्षरण प्रतिघात में विभवपात है उससे हमने V1 इस काली रेखाओं के फेजर डायग्राम से प्राप्त कर ली थी। और अगर हम मेजेंटा हाईलाइट में प्रदर्शित इस इक्विवेलेंट सिंप्लीफाइड सर्किट के बारे में देखें तो यहाँ V2 डैश सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज रेफर टू प्राइमरी हमें प्राप्त हो गई है और इसमें हम प्राथमिक की धारा के कारण जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप है और क्षरण प्रतिघात में जो वोल्टेज ड्रॉप है उसे अगर जोड़ दें तो सिरों का विभव का मान सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट और एक एक्चुअल सर्किट मॉडल में एक समान आता है। तो हम इस डिटेल्ड सर्किट मॉडल को इस तरह से एक सिंपल RL सर्किट मानते हुए विभवपात गणनाओं को बहुत सहजता और सरलता से कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल कैसे ड्रॉ किया जाता है और उसे सिंप्लीफाई करते समय सेकेंडरी के पैरामीटर्स को प्राइमरी की तरफ प्राइम लगाकर किस तरह से रेफर किया जाता है और वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन के लिए ट्रांसफार्मर एक सिंपल RL सीरीज सर्किट किस प्रकार बन जाता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे स्टडी नोट्स प्राप्त करने के लिए चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।